हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में अपन ओटी, इमरजेंसी एनेस्थीसिया और आईसीयू की जो सीरीज है उसमें एनेस्थीसिया के टॉपिक्स को कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है एनेस्थीसिया, क्यों दिया जाता है, कौन से टाइप का होता है, कितने प्रकार का, कितने टाइप्स का एनेस्थीसिया होता है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स है या फिर इनहेलेशन एनेस्थीसिया के अंदर कौन कौन सी गैसेस यूज़ में ली जाती है, और या फिर एनेस्थीसिया की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो कम्प्लीटली ऑल अबाउट द एनेस्थीसिया है वो अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बात करें एनेस्थीसिया की। तो एनेस्थीसिया, व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, या फिर बेसिक्स ऑफ द एनेस्थीसिया की बात करें कि एनेस्थीसिया क्या है या फिर एनेस्थीसिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में डिस्कस करें अपन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन कि बेसिक्स ऑफ एनेस्थीसिया, या फिर अपन बता सकते हैं कि व्हाट इज एनेस्थीसिया एंड व्हाई डू वी नीड इट। एनेस्थीसिया क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। या फिर अपन लिख सकते हैं कि व्हाट इज एनेस्थीसिया एंड व्हाई डू वी नीड इट। एनेस्थीसिया की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ओके। या फिर एनेस्थीसिया क्या है इसकी बात करें तो एनेस्थीसिया एक टाइप्स का क्या है, मेडिसिन, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इनहेलेशन रूट से बॉडी को डिसेंसिलाइज किया जाता है, या फिर लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑल बॉडी, या फिर लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी बाई यूजिंग ऑफ द आईवी ड्रग्स और बाई यूजिंग ऑफ द इनहेलेशन ड्रग्स। या तो अपन आईवी रूट से या फिर इनहेलेशन रूट से ड्रग्स देके पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है उसको क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्यों, अगर पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा सीवियर है, फिर एक्यूट पेन हो रहा हो तो उसको रिलीव करने के लिए, या फिर सर्जरी के लिए, या फिर पेशेंट के अंदर क्या अमनेसिया क्रिएट करना हो तो, ओके। तो एनेस्थीसिया क्या है उसकी बात करें तो एनेस्थीसिया क्या है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल बॉडी और a loss of sensation of particular part of body by use IV inhalations drugs, IV या फिर इनहेलेशन ड्रग्स, या फिर कोई लोकल ड्रग्स, ओके। या तो ऑल ओवर बॉडी, कंप्लीट बॉडी, यहाँ तो बात करेंगे अपन कंप्लीट बॉडी, या फिर पर्टिकुलर किसी बॉडी के पार्ट का जो सेंसेशन है वो लॉस किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड इट। वाई वी नीडेड, या फिर एनेस्थीसिया की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों पेशेंट का या फिर किसी भी पर्सन का जो ऑल ओवर बॉडी का कॉन्शियसनेस लॉस किया जा रहा है, या फिर पर्टिकुलरली किसी बॉडी के पार्ट का जो सेंसेशन है वो लॉस किया जा रहा है, क्यों। अगर पेशेंट को मान लीजिए सीवियर पेन हो रहा हो, वो कैसे, जैसे कि किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो फिर उसको जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है उसके ज़रिए पेशेंट को पेन किलर दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो पेन है वो क्या हो, डिक्रीज हो। तो फर्स्ट पर्पज़ हो सकता है कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर एक्यूट पेन हो रहा हो तो पेन को रिलीव करने के लिए, रिलीव पेन फॉर सर्जरी। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज एनेस्थीसिया का कहाँ पे, फॉर द सर्जरी, पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट की, किसी ऑर्गन की, या फिर पेशेंट के अंदर क्या क्रिएट करना हो, अमनेसिया, अमनेसिया क्रिएट करना हो। तो एनेस्थीसिया की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, पेशेंट के पेन को रिलीव करने के लिए, या फिर सर्जरी के लिए, या फिर अमनेसिया क्रिएट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे पेशेंट को एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होता है, ये तो पढ़ लिया अपन ने। अब एनेस्थीसिया के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स का एनेस्थीसिया होता है, टाइप ऑफ द एनेस्थीसिया की बात करें अपन कि एनेस्थीसिया को कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है।
तो मेनली एनेस्थीसिया को तीन टाइप्स के अंदर सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं अपन। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया, और अनदर वन इज मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। ओके, टाइप्स। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, देयर इज थ्री टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। फर्स्ट वन इज जनरल एनेस्थीसिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीए। सेकेंड वन इज रीजनल एनेस्थीसिया। थर्ड वन इज मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। ये क्या होते हैं, तीन बेसिक टाइप होते हैं एनेस्थीसिया के, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। ओके, चलिए इसके इमेज को भी ऐड कर देते हैं, ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इजीली आराम से बना सकें नोट्स। ओके, दिस वन इज़ ए इंडक्शन ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया। यहाँ पे पेशेंट को इनहेलेशन से या हार्ड मास्क लगा के पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, या फिर पेशेंट को सर्जरी के लिए इंड्यूस किया जा रहा है। इसके साथ में जो गैस है, उस गैस के साथ में जो एनेस्थेटिक्स गैस है वो पेशेंट को इनहेल करवाई जा रही है, ताकि पेशेंट में क्या हो, लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर जो अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, उसको रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर बॉडी के लोअर पार्ट को आप क्या कर रहे हैं, सेंसेशन लॉस कर रहे हैं बॉडी के लोअर पार्ट का। और थर्ड वन होता है आपका मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। इसमें खास कुछ नहीं होता, स्पेशली ओनली पेशेंट को लेटा दिया जाता है, सुला दिया जाता है, और नॉर्मल सा जनरल सा सेडेशन दिया जाता है, और पेशेंट के वाइटल से उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर्ड किया जाता है। जैसे कि अगर लोकल लोकल एनेस्थीसिया देखिए, पर्टिकुलर कोई पर्सन की सिस्ट हो, उसको रिमूव करना हो तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उस सिस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन पेशेंट के जो वाइटल्स है, जैसे कि बीपी हो गया, आपका SpO2 हो गया, पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट हो गया, ECG हो गया, इस सबको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। तो देयर इज ए थ्री टाइप, जनरल फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज रीजनल एनेस्थीसिया एंड थर्ड वन इज मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। ओके, उसके बाद में अपन चलिए, तो उसके बाद में अपन एक एक करके एनेस्थीसिया के टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वन अपन पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया। तो आपका फर्स्ट टाइप एनेस्थीसिया का कौन सा है, वो है जनरल एनेस्थीसिया, या फिर जिसको अपन बोलते हैं GA।
जनरल एनेस्थीसिया। ओके, चलिए जनरल एनेस्थीसिया की बात करें, इसमें बॉडी के ऑल ओवर पार्ट को क्या किया जाता है, पैरालाइज किया जाता है, बॉडी के ऑल ओवर पार्ट को या फिर पेशेंट को पूरा पूरा क्या किया जाता है, अनकॉन्शियस किया जाता है। किसके रूट के थ्रू? पहले तो देते हैं इनहेलेशन रूट से। इनहेलेशन रूट से अपन देंगे जो ड्रग्स पेशेंट को क्या करती हो, अनकॉन्शियस करती हो, वो इनहेलेशन रूट से देंगे, रेस्पिरेटरी रूट से, और आईवी रूट से भी मेडिकेशन देंगे जो मसल्स को रिलैक्स करती हो। ओके, ये मेडिकेशन कंटिन्यू देते हुए पेशेंट की जब तक सर्जरी चलती है तब तक ये मेडिसिन और इनहेलेशन रूट से मेडिसिन दी जाती है और पेशेंट को क्या किया जाता है, अनकॉन्शियस रखा जाता है। तो उसको बोलते हैं अपन जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट में कुछ प्री मेडिकेशंस होती है वो दी जाती है, तो उसके बारे में लिखेंगे अपन कि प्री मेडिकेशंस कौन कौन सी होती है जो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या किया जाता है, दी जाती है। ओके, प्री मेडिकेशंस। जनरल एनेस्थीसिया में प्री मेडिकेशन की बात करूँ तो फर्स्ट वन इज कि पेशेंट सर्जरी से कहीं डर नहीं जाए। पेशेंट को डर लग रहा हो कि किस टाइप की मेरी सर्जरी होगी, क्या होगा सर्जरी के बाद में, मैं चल पाऊंगा, बोल पाऊंगा, काम कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब, तो पेशेंट को क्या होती है, सर्जरी से पहले हर किसी को एंजाइटी होती है। तो उस पेशेंट की एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए पेशेंट को प्री मेडिकेशन के रूप में क्या दिया जाता है, एंजियोलाइटिक। कौन सी मेडिकेशन दी जाती है, एंजियोलाइटिक, एंजियोलाइटिक्स मेडिसिन। और एंजियोलाइटिक्स में देयर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मीडाजोलाम। पेशेंट को क्या दिया जाएगा, एंजियोलाइटिक के लिए मिडाजोलाम दिया जाएगा। ओके, पेशेंट को एसिडिटी नहीं हो या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं हो, इसलिए पेशेंट को क्या दिया जाता है, एंटासिड। पेंटाप्रोजोल। पेशेंट को पेन नहीं हो इसलिए पेशेंट को एनाल्जेसिक्स भी प्री मेडिकेशंस के रूप में दे सकते हैं, वो क्या है, पैरासीटामोल। ओके, पेशेंट को जो इंट्यूबेट करेंगे अपन तब जीआई सीक्रेशन इंक्रीज नहीं हो और वो जीआई सीक्रेशन कहीं ज़्यादा हो पेशेंट, तो जब इंट्यूबेट कर रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया में इंट्यूबेशन, तो उसमें जीआई सीक्रेशन अगर पेशेंट एस्पिरेट करता है तो एस्पिरेटरी निमोनिया हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या करना है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सीक्रेशन हो रहे हैं उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो जीआई सीक्रेशंस को डिक्रीज करने के लिए अपन क्या देंगे, मेडिकेशन देंगे, डिक्रीज जीआई सीक्रेशन। और जीआई सीक्रेशंस को डिक्रीज करने के लिए पेशेंट को क्या देंगे, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि जब पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है तो इसका प्राइमरी फंक्शन अपने को पता है कि क्या करता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो अपन यहाँ पे पर्पज तो है जीआई सीक्रेशंस को डिक्रीज करना, और उसके लिए अपन अगर पेशेंट को एट्रोपिन देंगे तो पेशेंट का साइड इफेक्ट होगा इसका। और साइड इफेक्ट क्या होगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें टैकीकार्डिया नहीं करवाना है, हमें जीआई सीक्रेशन को क्या करना है, यहाँ पे डिक्रीज करना है। ओके, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, साइड इफेक्ट टेकीकार्डिया, इसलिए प्रेजेंट टाइम में ये यूज में नहीं ली जाती है। तो फिर कौन सी यूज में ली जाती है, एक मेडिसिन आती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोपायरोलेट, ग्लाइकोपायरोलेट। ओके, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इस ग्लाइकोपायरोलेट को प्रेजेंट टाइम में फॉर डिक्रीज जीआई सीक्रेशन यूज में लिया जाता है। पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं हो इसलिए आप ऑन्डे स्टेरॉन है वो भी यूज में ले सकते हैं। ओके, ऑन्डेस्ट्रॉन भी पेशेंट को यूज में ली जाती है, ये वॉमिटिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ओके, तो ये क्या हो गई, प्री मेडिकेशन से हो गई। चलिए अब पेशेंट को आप ओटी के अंदर लेके जा रहे हैं, उसको जनरल एनेस्थीसिया जीए दिया जाएगा किसी भी मेजर सर्जरी से पहले या फिर कोई और भी सर्जरी हो। तो ये ड्रग्स देने के लिए पेशेंट में आईवी रूट तो होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि पेशेंट के ओटी के लिए प्लान है तो उसका आईवी एक्सेस होना चाहिए, आईवी कैन्युला होना चाहिए। ओके, तो अपने को सबसे पहले पेशेंट में क्या लगाना है, आईवी कैन्युला लगाना है। पेशेंट में आईवी कैन्युला लगा हुआ होना चाहिए। उसी रूट से अपन पेशेंट को क्या दे सकते हैं, मेडिसिन देनी है। ओके, चलिए अपन क्या लगाएंगे पेशेंट में, कैन्यूला, आईवी कैन्यूला। और कैन्यूला की कलर कोडिंग आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अच्छे से पढ़ रखी होगी। हेलो कलर का कैन्यूला आएगा 24 गेज का। ओके, जिसकी जो फ्लो रेट है वो बात करें तो 13 ml पर मिनट के रेट से जाएगा। ब्लू कलर का आएगा 22 गेज का 31 ml पर आवर पर मिनट्स, एंड पिंक इज 20 गेज।
ग्रीन वन इज 18 गेज एंड 103 ml पर मिनट्स, एंड ग्रे कलर का 16 गेज का 236, एंड ऑरेंज इज 14 गेज 270 ml पर मिनट्स की रेट से फ्लूइड क्या कर सकते हैं। एक और कैनोला आता है पर्पल या फिर वॉलेट कलर का, पर्पल या फिर वॉलेट कलर का, ये आता है 26 गेज का, और इसकी जो फ्लो रेट होती है वो होती है 11 ml पर मिनट। 11 ml पर मिनट। चलिए अब अगर पेशेंट की जो सर्जरी प्लान है तो तब मोस्टली जो कैनोला इंसर्ट किए जाते हैं वो ग्रीन या फिर ये जो ग्रे कलर का कैनोला है यही आपको लेना है, प्रायोरिटी इसको देनी है। इसके बाद में अगर जो आपको वेन साइड प्रॉपर नहीं मिल रही है तो हो सकता है आप 20 गेज का ले सकते हैं कैनोला, IV एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, 18 को या फिर 16 को। ओके, तो मोस्टली 18 गेज का कैनोला यूज में लिया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ओके, और 16 का भी रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज में लिया जाता है, तो प्रायोरिटी 16 और 18 को देनी है आप। तो ये दोनों कैनोला क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज में लिए जाते हैं सर्जरी से पहले। चलिए अब उसके बाद में आपको पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, पेशेंट को इंड्यूस करना है सर्जरी के लिए, तो 5 जो वाइटल्स मॉनिटर है वो आपको पेशेंट के साथ में क्या करने हैं, अटैच करने हैं एनेस्थीसिया इंड्यूस करने से पहले। पेशेंट को ओटी में ओटी टेबल के ऊपर ले लिया, तो आपको क्या करने हैं, 5 मॉनिटर्स है वो देखने हैं, असेस करने हैं, पेशेंट का पहले अटैच करने हैं, उसके बाद में पेशेंट को इनहेलेशन रूट से, रेस्पिरेटरी रूट से या फिर IV रूट से आपको क्या देनी है, मेडिकेशन देनी है पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया 5 मॉनिटर वो कौन कौन से हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, दिस वन इज 5 monitors has to be attached as per American सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया, ASA मीन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया। वो 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज पल्स ऑक्सीमीटर, फर्स्ट वन इज पल्स ऑक्सीमीटर। ओके, तो सबसे पहले आप पेशेंट को क्या अटैच करेंगे, ओटी टेबल पे पेशेंट को लेटाते ही, पेशेंट को सुलाते ही आपको अटैच करना है पेशेंट के पल्स ऑक्सीमीटर। इस टाइप का एक मॉनिटर आता है या फिर एक प्रोब आती है जो कार्डिक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर के साथ में असेस होती है, अटैच होती है। ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट वन इज आप क्या कनेक्ट करेंगे, NIBP। NIBP का मतलब होता है नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। ओके, NIBP आपको क्या करनी है, पेशेंट के अटैच करनी है, कनेक्ट करनी है। ओके, दिस वन इज NIBP। थर्ड वन बात करूं तो आपको पेशेंट के साथ में कनेक्ट करनी है ECG। थर्ड पैरामीटर्स कौन सा है, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी असेस करेंगे पेशेंट की एनेस्थीसिया इंड्यूस करने से पहले, दिस वन इज ECG। थर्ड वन बात करूं तो पेशेंट को टेम्परेचर मॉनिटरिंग है वो भी आपको करनी है। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर मॉनिटरिंग। नॉर्मली जो पेशेंट को सर्जरी की जाती है उसमें आपको कोर बॉडी टेम्परेचर है वो मेजर करना होता है, तो उसके लिए मॉनिटर के ऊपर जो मॉनिटर होता है एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर, उसमें एक लीड होती है, उस लीड को नॉर्मली आप ईसोफेगस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो वहाँ से कोर बॉडी टेम्परेचर है वो किया जाता है, मेजर किया जाएगा। तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है एनेस्थीसिया इंडक्शन से पहले, और थ्रू आउट द एनेस्थीसिया, थ्रू आउट द सर्जरी आपको कंटिन्यूसली टेम्परेचर मॉनिटर करना भी होता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, ये 3 हो गए, दिस वन इज 4th नंबर। 5th नंबर कौन सा है आपका, कैप्नोग्राफी।
ओके। तो यहाँ पे फिफ्थ वाइटल कौन सा है आपका, कैप्नोग्राफी। इट मीन्स कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी रिदम है वो किस टाइप की है वो भी आपको मॉनिटर करनी है। ओके। कैप्नोग्राफी में जो कैप्नोग्राफी वेव है आपको मॉनिटर के ऊपर वो इस टाइप में देखने को मिलेगी, इस टाइप की देखने को मिलेगी। ओके। और नेक्स्ट कैप्नोग्राफी के बारे में अपन आगे थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन देख रहे हैं कि जो फाइव प्राइमरी मॉनिटर है वो आपको क्या क्या कनेक्ट करने हैं एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने से पहले। देन लास्ट वन इज मॉनिटर। ये कंप्लीटली 4 और 5 हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी, टोटल 5 हो गए। तो ये कंप्लीटली आपको कनेक्ट करने हैं, और नॉर्मली जब ये कनेक्ट करते हैं आप तो एक मॉनिटर कनेक्ट करते हैं पूरा का पूरा जो एनेस्थीसिया मशीन से क्या होता है अटैच होता है, और इस मॉनिटर के ऊपर आपको सारे के सारे वाइटल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। वाइटल्स यहाँ पे इस मॉनिटर के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, इसको कार्डियक मॉनिटरिंग बोलते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर हार्ट रेट देखने को मिल रही है। ओके। ये क्या है, ये आपकी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपकी आईबीपी। आईबीपी आईबीपी का मतलब होता है इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। इन्वेजिव ब्लड प्रेशर टिप मीन्स की पेशेंट को आर्ट्रियल लाइन कनेक्ट की गई है और आर्ट्रियल बीपी आप मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस मॉनिटर पे क्या आ रही है, आर्ट्रियल बीपी। ओके। और ये क्या है, सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर। पेशेंट को सेंट्रल वेनस जो कैथेटर है वो अगर इंसर्ट किया गया है तो सीवीपी मॉनिटरिंग हो रही है। दिस वन इज रेस्पिरेटरी रेट, और रेस्पिरेटरी रेट में ये जो मेजरमेंट आ रहा है ये क्या है, कैप्नोग्राफी है। दिस वन इज कैप्नोग्राफी। और यहाँ पे 98 क्या आ रहा है आपका SpO2। ओके, SpO2। तो यही होता है, इसके ऊपर ECG को आप मॉनिटर करते हैं, हार्ट रेट को, SpO2 को, बीपी को, सबको मेजर किया जाता है। इस मॉनिटर के ऊपर सारी मॉनिटरिंग आपको करनी होती है। तो पेशेंट को एनेस्थीसिया इंड्यूस करने से पहले ये सारे पैरामीटर्स है वो आपको कंफर्म कर लेने हैं। सारे पैरामीटर्स पेशेंट के साथ में क्या होना चाहिए, अटैच होने चाहिए। अब बात करें कि जनरल एनेस्थीसिया के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कैसे जनरल एनेस्थीसिया को स्टार्ट किया जाएगा। ओके, क्या किया जाएगा, ये सब अटैच करने के बाद आपने पेशेंट को OT में ले लिया, ये 5 पैरामीटर्स आपने पेशेंट के साथ में अटैच कर लिए, कनेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन स्टेप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। स्टेप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के स्टेप्स कौन कौन से हैं। ओके। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, प्री ऑक्सीजनेशन। पेशेंट को आप 100% O2 देंगे 3 मिनट्स के लिए। पेशेंट को लेटा दिया OT टेबल के ऊपर, हार्ड मास्क बेंच कनेक्ट किया आपने, ओके, एनेस्थीसिया मशीन से, और वहाँ आप पेशेंट को 100% FiO2 वाला उस हार्ड मास्क से, उस नेजल मास्क से 100% ऑक्सीजन देंगे 3 मिनट के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री ऑक्सीजनेशन। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, प्री ऑक्सीजनेशन। ओके, 100% O2 for 3 minutes to replace नाइट्रोजन विथ O2। बॉडी में जितनी भी नाइट्रोजन गैस पड़ी है उसको रिप्लेस कर सके ये O2, ताकि O2 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही रहेंगे, नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, पेशेंट को 100% O2 देना है, कितने टाइम के लिए, 3 मिनट्स के लिए। ओके। नेक्स्ट स्टेप, आगे बढ़ते हैं। O2 के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट क्या करना है आपको, एनेस्थीसिया इंडक्शन करना है। ओके। नेक्स्ट वन इज इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, आपको इंडक्शन करना है, इंड्यूस करना है पेशेंट को, एनेस्थीसिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अब अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि अपन 2 रूट से दे रहे हैं पेशेंट को, एक तो इनहेलेशन रेस्पिरेटरी रूट से पेशेंट को इनहेल भी करवा रहे हैं, एक पेशेंट को IV रूट से भी दे रहे हैं। तो इंडक्शन कैसे करेंगे, दोनों रूट से। IV रूट से करेंगे एंड इनहेलेशन रूट से करेंगे, दोनों रूट से पेशेंट को इंड्यूस करेंगे आप। ओके। यही जो IV रूट होता है ये विद इन 5 मिनट्स एक्ट कर देता है, यानी कि जैसे ही पेशेंट को मेडिसिन दी 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। ओके। तो ये फास्ट एक्टिंग होता है, एक्ट फास्टर विद इन 5 मिनट्स।
5 मिनट के अंदर जैसे ही मेडिसिन दी 5 मिनट के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रूट कौन सा होता है, इनहेलेशन रूट्स। ओके, अब फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं आईवी रूट्स की, कि आईवी रूट्स में आप कौन कौन सी मेडिसिन देंगे आईवी रूट्स में। यहीं से क्वेश्चन बनता है। ओके, आईवी रूट्स के लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, फर्स्ट वन इज प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल, ओके, प्रोपोफॉल एक वाइट कलर की मेडिसिन आती है, वाइट कलर की ड्रग्स आती है। ओके, वायल आती है जिसके अंदर वाइट कलर की मेडिसिन होती है। अभी इमेज को ऐड करते ही आपको समझ में आ जाएगा, दिस वन इज प्रोपोफॉल। यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रही है ये कौन से इंजेक्शन की है, प्रोपोफॉल की है। यहाँ पे प्रोपोफॉल इंजेक्शन 1% आपको लिख रहा है। इप्सोनॉल नाम से आता है, स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक सिंगल डोज कंटेनर फॉर आईवी यूज ओनली। इसको ओनली आईवी रूट से यूज में लिया जाता है। इसमें इसके अंदर वाइट कलर की ड्रग आती है, बिल्कुल मिल्क लाइक मिल्क, दूध के जैसी। ओके, ये जो प्रोपोफॉल है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है टोटल आईवी एनेस्थीसिया के लिए। DOC for TIVA means total IV anesthesia, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं अपन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डे केयर एंड स्पेशलाइज्ड सर्जरी। ओके, कंटेन एग, ये जो वाइट कलर की मेडिसिन होती है इसके अंदर एग के कुछ कंटेन कुछ पार्ट्स भी होते हैं, इसलिए जिस पेशेंट को एग से एलर्जी है उस पेशेंट के अंदर ये ड्रग्स क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। ओके, कंटेन एग्स, दैट्स वाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एग एलर्जी। जिस पेशेंट को एग से एलर्जी हो उस पेशेंट के अंदर ये मेडिसिन यूज में नहीं ली जाती है। ओके, ये जो सर्जरी से पहले प्री एनेस्थीसिया कंसेंट लेते हैं या फिर प्री एनेस्थीसिया चेकअप जो किया जाता है पेशेंट का कंप्लीट प्रोफाइल, उसमें पेशेंट से पूछा जाता है कि उसको कौन कौन सी ड्रग से एलर्जी है। ओके, उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद में पेशेंट को ये दी जाती है। चलिए, ये पेशेंट जो पेशेंट में अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो स्टार्टिंग में जैसे आईवी रूट से देंगे तो पेशेंट को पेन होगा, क्योंकि ये पेनफुल होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए कंसनट्रेटेड होता है, इसलिए पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। तो पेनफुल, ये पेनफुल इंजेक्शन है। ये प्रोपोफॉल थोड़ी सी एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। इट मीन्स कि जिस तरीके से ऑन्डेस्ट्रॉन काम करता है उसी तरीके से ये काम करता है। जब प्रोपोफॉल दिया जाता है तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी नहीं होती। ओके, तो इसको अपन लिख सकते हैं एंटी इमेटिक्स प्रॉपर्टीज, एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है ये। नेक्स्ट वन, ओके, तो ये तो हो गया आपका प्रोपोफॉल। अगली ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स कौन सी यूज में ली जाती है, प्रोपोफॉल, या फिर नेक्स्ट ड्रग कौन सी यूज में ली जाती है, कैटामाइन भी यूज में ले सकते हैं यहाँ पे। ये डिपेंड करता है टोटली एनेस्थेटिस्ट के ऊपर कि एनेस्थेटिस्ट ने कौन सी ड्रग्स यूज करने के लिए प्रेफर किया है, या फिर कौन सी ड्रग्स पेशेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल होती है वो यूज करता है वो। ओके, नेक्स्ट ड्रग्स कौन सी है, कैटामाइन। चलिए, कैटामाइन का इमेज भी ऐड कर देते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। दिस वन इज कैटामाइन। ये कैटामाइन इंजेक्शन है। कैटामाइन इंजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 50 mg इन 10 ml, यानी कि ईच ml कंटेन 50 mg। ओके, 500 mg इन 10 ml है। ओके, स्टेराइल IV और IM भी यूज में ले सकते हैं इसको, लेकिन IM मोस्टली यूज में नहीं लिया जाता है, IV रूट से ही दिया जाता है कैटामाइन। ओके, ये जो कैटामाइन होता है इसको NMDA कैटेगरी की ड्रग्स भी बोला जाता है। NMDA क्या है, NMDA मीन्स एन मिथाइल डी एस्पर्टेट, ओके, एंटागोनिस्ट।
मीन्स क्या करता है, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, और ग्लूटामेट रिसेप्टर अपने ब्रेन के अंदर क्या काम करता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर लर्निंग, मेमोरी, पेन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो ये ग्लूटामेट रिसेप्टर को जाके क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसलिए पेशेंट ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया ना तो कुछ सीख पाता है, ना उसकी कोई मेमोरी रहती है, ना पेशेंट को पेन होता है। ओके, तो एनएमडीए कैटेगरी के ड्रग्स भी बोला जाता है। इसको कहाँ पे काम करेगा, ग्लूटामेट रिसेप्टर के ऊपर। और ये जो रिसेप्टर होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लर्निंग, फॉर लर्निंग, मेमोरी एंड पेन। ओके, नो पेन आफ्टर रिकवरी। रिकवरी के बाद में पेशेंट को पेन भी नहीं होता है इस ड्रग्स को अगर यूज में लेते हैं तो। ओके, और यहाँ पे अगर पेशेंट, कोई पेशेंट है जो शोक में है, जैसे कि इंक्रीज आईपी हो, आईसीपी हो पेशेंट का, या फिर इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो, तो वहाँ पे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज में लिया जाता है कैटामाइन। ओके, तो ड्रग ऑफ चॉइस इन शॉक, इंक्रीज आईसीपी, या फिर पेशेंट का क्या है, इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, देन देर इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इज कैटामाइन। देन देर इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इज कैटामाइन। ओके, अगर पेशेंट को अस्थमा है और उसकी कोई सर्जरी प्लान है, तो अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर पेशेंट में एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, कैटामाइन। देट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस इन अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट के अंदर क्या होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट वन, ये क्या करती है, सलाइवा को इंक्रीज करती है, इंक्रीज सलाइवेशन, इसलिए पेशेंट एस्पिरेट करने के रिस्क भी थोड़े से क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। ओके, ये ड्रग ऑफ चॉइस इन शॉक होती है, लेकिन ये क्या करती है, आईसीपी को इंक्रीज करती है और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करती है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है कहाँ कहाँ पे, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ग्लूकोमा है, या फिर क्या है, पेशेंट को एपिलेप्सी है, तो क्योंकि एपिलेप्सी के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ये क्या करती है, ड्रग ऑफ चॉइस शॉक में होती है, लेकिन इंक्रीज करती है क्या, आईसीपी को और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। ओके, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन hypertension, ग्लाउकोमा एंड एपिलेप्टिक्स पेशेंट के अंदर क्या होती है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, बिकॉज इट कैन कॉज इंक्रीज आईसीपी एंड इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है। चलिए नेक्स्ट वन, अगली ड्रग्स कौन सी है आपकी, ये जो पेशेंट को एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए यूज में ली जा सकती है, दिस इज इटोमिडेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इटोमिडेट, 40 mg पर 20 ml, 2 mg पर ml इसकी क्या होती है, डोज होती है। चलिए, इटोमिडेट ये क्या करती है, गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, एक्ट ऑन गाबा रिसेप्टर। आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि कौन से, अगर पेशेंट को अस्थमा है तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, कैटामाइन। ओके, इटोमिडेट कौन से रिसेप्टर पे जाके काम करेगी, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही उठा के अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन उठा के पूछेंगे ओटी, आईसीयू या फिर एनेस्थीसिया से रिलेटेड, तो अपना जो आंसर है वो सही जाएगा, गलत नहीं होगा। ओके, अगर कार्डियक सर्जरी है तो कार्डियक सर्जरी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, इटोमिडेट। पीछे अपने पढ़ा कि पेशेंट को अस्थमा है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कैटामाइन, जबकि पेशेंट में अगर कार्डियक सर्जरी है, जैसे कि सीएबीजी कर रहे हैं पेशेंट की, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है इटोमिडेट, डीओसी इन कार्डियक सर्जरी।
इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो एड्रिनल सप्रेशन कॉज करती है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसको डिक्रीज करती है ये। ओके। क्या कॉज करती है? एड्रिनल सप्रेशन। जबकि इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियक सर्जरी। ये कार्डियक सर्जरी के अंदर क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया। नेक्स्ट वन इज थियोपेंटोन। अगली ड्रग्स कौन सी है आपकी? थियोपेंटोन। ये हो गई आपकी थियोपेंटोन। थियोसोल यहाँ पे लिखा हुआ है इस मेडिसिन के ऊपर। ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस इन सीजर। ओके, कौन सी है? न्यूरो प्रोटेक्टिव। अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है थियोपेंटोन एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस इन सीजर एंड इसको बोल सकते हैं अपन न्यूरो प्रोटेक्टिव। न्यूरो प्रोटेक्टिव। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी पेशेंट को है तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी एनेस्थीसिया इंडक्शन के लिए कौन सी यूज में ली जाएगी? थियोपेंटोन। ओके। ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। तो ये मेन मेडिकेशंस हो गई, आपको याद रखना है कौन कौन सी। इटोमिडेट, थियोपेंटोन। ओके, इसके अलावा कैटामाइन। इसके अलावा अपन ने फर्स्ट वन इज प्रोफोफोर। चलिए, तो ये तो हो गई आईवी रूट से अपन जो ड्रग्स यूज में लेते हैं वो। सेकंड वन अपन ने पढ़ा था इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट से भी एनेस्थीसिया क्या करते हैं? इंड्यूस कर रहे हैं अपन। तो इनहेलेशन रूट से कौन कौन सी गैसेज यूज में ली जाती है और कब कब यूज में लेंगे अपन, उसको पढ़ते हैं। चलिए, इनहेलेशन रूट्स या फिर इनहेलेशन एजेंट्स। ये आपके सामने जो डब्बे रखे हुए हैं ये एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर लगे हुए होते हैं और इसमें सब डिब्बों के अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर क्या होती है? अलग अलग टाइप की इनहेलेशन गैस फिल करी हुई रहती है और उस इनहेलेशन गैस को यूज में लिया जाता है किसके लिए? एनेस्थीसिया को इंड्यूज करने के लिए। एनेस्थीसिया को इंड्यूज करने के लिए। चलिए, कौन कौन सी गैस होती है उसको पढ़ लेते हैं अपन। फर्स्ट वन इज आपको जो येलो कलर का डिब्बा दिख रहा है, पीले कलर का, इसके अंदर होती है कौन सी गैस? सेवोफ्लूरेन। सेवोफ्लोराइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि विच गैस कंटेन इन हेलो। हेलो कलर कंटेनर है एनेस्थीसिया के जो मशीन के ऊपर हेलो कलर का आपको कंटेनर दिख रहा है उसके अंदर कौन सी एनेस्थेटिक्स गैस फिल की हुई है? तो दिस वन इज सेवोफ्लोराइन। यहाँ पे आपको पर्पल कलर का नेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। ओके, पर्पल कलर। तो विच मेडिकेशंस हैव पर्पल कलर? आइसोफ्लोराइन। कौन सी मेडिकेशंस? आइसोफ्लोराइन। आइसोफ्लोराइन किसके अंदर है? पर्पल कलर के डब्बे के अंदर। यहाँ इसके ऊपर वैसे नाम भी लिखा हुआ होता है लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछेंगे तो ये नाम नहीं होंगे उसके ऊपर, ठीक है। सेवोफ्लोराइन यहाँ पे लिखा हुआ है, आइसोफ्लोराइन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन पे आपको रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेलोथेन। हेलोथेन लिखा हुआ है। तो थर्ड वन रेड कलर कंटेनर है हेलोथेन गैस। हेलोथेन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ब्लू कलर। ब्लू कलर में कौन सी है? डैश फ्लोरेन। ओके, ब्लू कलर के अंदर कौन सी है? डैश फ्लोरेन। तो यहाँ पे रेड कलर हेलोथेन एंड ब्लू कलर फॉर डैश फ्लोरेन। ओके, तो ये चारों गैसेज कहाँ पे यूज में ली जाएगी? अलग अलग कंडीशंस होगी और डिपेंड करेगा एनेस्थेटिक्स के ऊपर कि वो कौन सी गैस
एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए यूज में ले रहा है। ओके, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर खास खास पॉइंट्स क्या है जो पूछी जाएगी आपको। सेवोफ्लूरन जो गैस होती है ये थोड़ी सी स्वीट स्मेलिंग कलर की होती है, स्मेल होती है इसकी स्वीट यानी कि मीठी। ओके, आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको मीठा मीठा सा टेस्ट आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्वीट स्मेलिंग। ओके, अब जब इसकी मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है तो डेफिनेटली अगर बच्चों को आप इस गैस को इनहेल करवाएंगे तो वो बहुत आराम से इजीली इसको इनहेल कर जाएंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि उनको मीठा टेस्ट आएगा। तो ये एज ए ड्रग ऑफ चॉइस टू इन इनहेलेशन एनेस्थीसिया यूज में ली जाती है किसके अंदर, बच्चों के अंदर। चलिए, टेक्निकल इशू एंड रिजॉल्ट। चलिए, तो सेवोफ्लूरैन स्वीट स्मेलिंग, इसीलिए बच्चों के अंदर इनहेलेशन एनेस्थीसिया में इसको एज ड्रग ऑफ चॉइस यूज में लिया जाता है। इंडक्शन इन चिल्ड्रन अपन लिखेंगे, इंडक्शन इन चिल्ड्रन एंड कार्डियक सर्जरी में भी इसको यूज में लिया जाता है। इसलिए ये आपको पॉइंट है जो याद रखने हैं, मोस्टली यूज इन कार्डियक सर्जरी विच इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट्स सेवोफ्लूरैन। ओके, इसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड होता है, इसलिए इसको नेफ्रोटॉक्सिक भी माना जाता है। नेफ्रोटॉक्सिक, ये किडनी को डैमेज करती है, ये टॉक्सिक कंपाउंड है, इसलिए इसको नेफ्रोटॉक्सिक भी माना जाता है, नेफ्रोटॉक्सिक। चलिए, तो ये तो हो गया आपकी सेवोफ्लूरैन। सेवोफ्लूरैन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, स्वीट इसकी स्मेलिंग है, इसलिए चिल्ड्रन के अंदर एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज में ली जाती है एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए कार्डियक सर्जरी में, और टॉक्सिक कंपाउंड है इसलिए नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ओके, ये तो हो गया सेवोफ्लूरैन के बारे में। नेक्स्ट वन कौन सी है, आइसोफ्लूरैन। ओके, ये लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर मोस्टली यूज में दी जाती है। जब लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उस एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए कौन सी यूज में लेते हैं, आइसोफ्लूरैन। तो कहाँ पे यूज में ली जाएगी, लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर मोस्टली। ओके, इसके साथ में आपको कोरोनरी स्टील फिनोमेना देखने को मिलता है। इट मीन्स कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसके अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है या फिर उसमें स्पाज्म आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं कोरोनरी स्टील फिनोमेना। क्या देखने को मिलता है, कोरोनरी स्टील फिनोमेना। ओके, तो ये तो हो गया आपका आइसोफ्लूरैन, कहाँ पे, लीवर ट्रांसप्लांट में यूज करेंगे। नेक्स्ट वन कौन सी है, हेलोथेन, रेड कलर के कंटेनर के अंदर। ओके, ये क्या करती है, अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर यूज में ली जाती है, इसको ओनली यूज इन अस्थमेटिक पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट के अंदर कौन सी, हेलोथेन यूज में ली जाती है। नेक्स्ट वन इज डैश फ्लूरैन। ओके, ये कोई स्पेशलाइज्ड सर्जरी हो तो वहाँ पे जैसे कि न्यूरो सर्जरी हो गई या फिर कार्डियक सर्जरी हो गई तो वहाँ पे मोस्टली यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभार यूज में लें तो कहाँ पे, स्पेशलाइज्ड कोई सर्जरी हो तो यूज में लेंगे, स्पेशलाइज्ड सर्जरी। इसकी स्मेल कई बार पूछी है आप, पंजेंट। ओके,
तो डेसफ्लूरेन की और सेवोफ्लूरेन की स्मेल पूछी जाती है मोस्टली, और इसकी स्मेल कौन कौन सी है? आपके डेसफ्लूरेन की स्वीट स्मेल है, जबकि पंजेंट स्मेल किसकी है? डेसफ्लूरेन की। सेवोफ्लूरेन की कौन सी? स्वीट स्मेल है। तो ये तो हो गया इनहेलेशन एजेंट जो यूज़ में लिए जाते हैं कहाँ पे? जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है इनहेलेशन रूट से, आईवी रूट के साथ में। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे कि कौन कौन सी आईवी ड्रग्स ड्रग ऑफ चॉइस है कार्डियक सर्जरी में, और कौन कौन सी इनहेलेशन। तो उसको एक एक पॉइंट बना के अगर लिखें अपन तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि पेशेंट की कोई क्या है? कार्डियक सर्जरी है। पेशेंट की क्या है? कार्डियक सर्जरी है। अब कार्डियक सर्जरी में इनहेलेशन एजेंट्स ऑफ चॉइस की बात करें तो कौन सा होगा? क्योंकि इस तरीके से आप अगर पॉइंट बना लेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। इनहेलेशन में आप क्या देंगे? सेवोफ्लूरेन। ओके, जबकि आईवी एजेंट में क्या देंगे आप? इटोमिडेट। ओके, और आगे अपन पढ़ेंगे यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, मसल रिलैक्सेंट जिसको अपन बोलते हैं, वो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसमें? वेकुरोनियम। तो इसको अपन लिख रहा हूँ मैं एन डी, नॉन डीपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट जिसको बोला जाता है NDMR, ये होता है आप वेकुरोनियम। किसके अंदर? पेशेंट की अगर क्या है? कार्डियक सर्जरी है तो। चलिए इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ये हो गया आपका बॉक्स के अंदर बंद। चलिए नेक्स्ट कौन सा था? अगर पेशेंट को अस्थमा है तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी? अस्थमा। पेशेंट को क्या है? अस्थमा है, तो इनहेलेशन कौन सा यूज करेंगे? हेलोथेन। इनहेलेशन कौन सा यूज करेंगे आप? हेलोथेन। एंड आईवी एजेंट, आईवी एजेंट कौन सा यूज करेंगे? कैटामाइन। चलिए इसको भी अपन एक बॉक्स के अंदर क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वन बात करेंगे, अगर पेशेंट की न्यूरो सर्जरी है, नर्वस सिस्टम की कोई सर्जरी है, हेड की सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, तो वहाँ पे कौन सा यूज में लेंगे? न्यूरो सर्जरी में। न्यूरो सर्जरी की बात करूँ तो न्यूरो सर्जरी में इनहेलेशन, इनहेलेशन कौन सा? डेसफ्लूरेन, क्योंकि स्पेशलाइज्ड सर्जरी है। डेसफ्लूरेन। आईवी एजेंट अपन ने पढ़ा था न्यूरो प्रोटेक्टिव, कौन सा है? थियोपेंटोन। थियोपेंटोन। चलिए इसको भी एक अच्छे से बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए ये हो गया बंद। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन कौन सा था? अगर पेशेंट को डे केयर एनेस्थीसिया, यानी कि पेशेंट को एक ही दिन में सर्जरी करके हाथों हाथ फिर से डिस्चार्ज कर देना है, तो उसको बोलेंगे अपन डे केयर एनेस्थीसिया। डे केयर एनेस्थीसिया में आप कौन कौन सी मेडिसिन देंगे? तो आईवी एजेंट तो देंगे आप प्रोपोफोल। प्रोपोफोल। इनहेलेशन की बात करूं मैं, इनहेलेशन की बात करें तो सेवोफ्लूरेन। और नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट की बात करें तो वो देंगे आप रोकुरोनियम। रोकुरोनियम। बहुत सारी ड्रग्स आने वाली है जब आप ड्यूटी करोगे किसी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो चलिए इसको भी अपन ने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इसको भी अपन ने क्या कर दिया? बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो कहाँ पे यूज में ले लिया? कार्डियक सर्जरी के अंदर, अस्थमा के अंदर, न्यूरो सर्जरी के अंदर, एंड डे केयर एनेस्थीसिया के अंदर। ओके, यहाँ पे सेवोफ्लूरेन हो गया, यहाँ पे इटोमिडेट, एंड देयर इज हेलोथेन।
IV एजेंट कैटामाइन अस्थमा के अंदर। न्यूरो सर्जरी में न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज में लेंगे, थियोपोंटोन एंड डेसफ्लूरन स्पेशलाइज्ड सर्जरी है इसलिए यूज में लेंगे। और IV एजेंट डे केयर में प्रोपोफॉल, सेवोफ्लूरन इनहेलेशन और मसल रिलैक्सेंट की बात करें तो वो कौन सा है, हेरेक्यूरोनियम। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। ओके अभी अपन एनेस्थीसिया पढ़ रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, पेशेंट को IV रूट से दे दिया, इनहेलेशन रूट से पेशेंट को क्या कर दिया, आपने पेशेंट को अनकॉन्शियस कर दिया। अब उस अनकॉन्शियसनेस को मेंटेनेंस करने के लिए, कंटिन्यूस करने के लिए आपको पेशेंट को पैरालाइज रखना है। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, कंटिन्यूस पैरालाइजेशन या फिर पैरालाइज रखना है कंटिन्यूस, पैरालाइज। ओके तो ये पैरालाइज पेशेंट को कैसे रखेंगे आप, कंटिन्यूली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देंगे या फिर इसको बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट देंगे। ओके तो ये कैसे रखेंगे आप, मेंटेन कैसे करेंगे, बाई न्यूरो वेस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट या फिर मसल रिलैक्सेंट से, या फिर मसल रिलैक्सेंट से। अब ये मसल रिलैक्सेंट या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज में ली जाती है, उसको दो कैटेगरी के अंदर अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर पढ़ते हैं। एक होता है नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, एक होता है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। फर्स्ट वन इज नॉन डीपोलराइजिंग muscle relaxant, MR means muscles relaxant. Okay next one is depolarizing मसल रिलैक्सेंट। दो कैटेगरी के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया आपका नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, एक हो गया डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ओके ये बात करें अगर NDMR की, तो ये होता है एंटागोनिस्ट किसके, एसिटाइल कोलिन के। इट मीन्स कि एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज करेगा तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। ओके क्या करता है ये, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके अगर पेशेंट को आपने न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट से क्या किया है, पैरालाइज करके मेंटेन करके रखा है, सर्जरी कंप्लीट कराई है और सर्जरी फिनिश होने के बाद में आप पेशेंट को वापस रिवर्स लाना है। ओके मसल से रिलैक्सेंट दे रखा है, उसके इफेक्ट को कम करना है, वापस पेशेंट होश में आ जाए, कॉन्शियस हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल। तो रिवर्सल कौन सा यूज में लेते हैं, नियोस्टिग्माइन। तो इसके लिए रिवर्सल कौन सा यूज में लेंगे, रिवर्सल इज विया नियोस्टिग्माइन। कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे, नियोस्टिग्माइन। चलिए तो जो NDMR मेडिसिन है, NDMR ये कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज वैकुरोनियम, फर्स्ट वन इज वैकुरोनियम मेडिसिन। ये होती है मोस्ट कार्डियो स्टेबल, यानी कि अगर पेशेंट की कोई कार्डिक डिजीज है और उसमें कोई अदर सर्जरी है तो वहाँ पे यूज में लेंगे वैकुरोनियम, या फिर कार्डिक सर्जरी है तो, या फिर पेशेंट पोस्ट CBG है और मान लो कोई अदर सर्जरी हो रही हो तो वहाँ पे कौन सी वैकुरोनियम यूज में लेंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, मोस्ट कार्डियो स्टेबल। ये क्या है, मोस्ट कार्डियो स्टेबल। नेक्स्ट वन अगली ड्रग्स की बात करें तो वो कौन सी है, रेक्यूरोनियम। नेक्स्ट कौन सी है, रेक्यूरोनियम। ओके रेक्यूरोनियम को कहाँ पे यूज में लेंगे अपन, डे केयर एनेस्थीसिया के अंदर। डे केयर एनेस्थीसिया में रेक्यूरोनियम। ओके इन दोनों का रिवर्सल होता है, वैकुरोनियम और रेक्यूरोनियम का वो थोड़ा सा स्पेशल होता है इसलिए इसको अपन लिख लेते हैं। ओके रिवर्सल बाई सुगामेडेक्स, एक मेडिसिन आती है सुगामेडेक्स, वो यूज में ली जाती है। चलिए
नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट कौन सी ड्रग है, वो है एट्राकोरियम, आपने पढ़ रखा होगा। एट्राकोरियम, एट्राकोरियम अगर पेशेंट रीनल और लीवर फेलियर का है और उसके अंदर सर्जरी कर रहे हैं तो वहां पे सेफ होता है। किसके अंदर सेफ है? सेफ इन रीनल एंड लीवर फेलियर, इन दोनों के अंदर ये क्या होता है? सेफ होता है। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट कौन सा एजेंट यूज में लेते हैं अपन? वो होता है पेनकोरियम। पेनक्यूरोनियम लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, सबसे ज़्यादा एक्ट करने वाला या फिर जिसका एक्शन लॉन्ग टाइम तक चले, वो आपको मसल रिलैक्सेंट अगर पूछे तो वो कौन सा होता है? पेनक्यूरोनियम। लॉन्गेस्ट एक्टिंग, लॉन्गेस्ट एक्टिंग रेनल फेलियर और लिवर फेलियर के अंदर कौन सा सेप है? एट्राकोरियम। एंड कार्डियो मोस्ट कार्डियो स्टेबल कौन सा है? वैकुरोनियम। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो होते हैं नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, अगर ड्यूरिंग द सर्जरी ये यूज़ कर रहे हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर ये क्या कॉज कर सकते हैं? पोस्ट ऑप पैरालिटिक इलियस या फिर यूरिनरी रिटेंशन कॉज कर सकते हैं। पेशेंट को यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होगी, लॉन्ग टाइम तक पेशेंट का आउटपुट थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है, या फिर पैरालिटिक इलियस यानी कि फ्लेटस पास नहीं होगी कुछ दिन तक, जो आपकी जीआई मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट करके लिख सकते हैं, कैन कॉज पोस्ट ऑप पैरालाइटिक इलियस एंड यूरिन रिटेंशन। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कौन से एजेंट है आपके? डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, जिसको अपन बोलेंगे डीएमआर, डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। अब इसमें कौन कौन से हैं? एक ही मेनली मेडिसिन होती है जिसको बोलते हैं सक्सिनिल कोलिन, या फिर कोलिन आपने नाम सुना होगा। कौन सी मेडिसिन है? सक्सिनिल कोलिन, सुकोल नाम से मेडिसिन आती है। सक्सिनिल कोलिन, सक्सिनिल कोलिन मेडिसिन, या फिर ब्रांड नेम की बात करें तो सुकोल नाम से मेडिसिन आती है। ये कौन सी है? आपकी डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। इसकी बात करें तो इसका जो ऑनसेट ऑफ द एक्शन होता है वो रैपिड होता है, 30 से 60 सेकंड के अंदर ये क्या कर देती थी? अपना एक एक्शन दिखा देती है। ओके, और इसका जो ड्यूरेशन होता है एक्शन का वो भी शॉर्ट होता है, यानी कि रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ओके, फास्ट ऑनसेट है और ड्यूरेशन शॉर्ट है, इसलिए पेशेंट की रिकवरी भी ज़्यादा हो जाती है। ओके,
तो इसलिए अब अगर पेशेंट को रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन करना है, बहुत जल्दी जल्दी आप इंट्यूबेट कर रहे हैं पेशेंट को, तभी इसको यूज़ में लिया जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप एक बार देंगे मेडिसिन, फटाक से इसका एक्शन होगा और थोड़ी देर में वापस क्या हो जाएगा, जो मसल रिलैक्स आपने की थी वो रिवर्सल हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो क्या करना है, जब भी पेशेंट को रैपिड इंट्यूबेशन आप प्रोसेस यूज़ करते हैं तब यूज़ में लिया जाता है कौन सा, सक्सिनिल कोलिन। तो अगर कभी सुकोल यूज़ में दे रहे हैं पेशेंट को इंट्यूबेट करते टाइम, तो आपको ध्यान रखना है कि फटाफट से जल्दी से पेशेंट इंट्यूबेट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, लंबे टाइम तक इसका एक्शन नहीं रहता है। ओके, तो इसको आपको यहाँ पे नोट कर लेंगे अपन, इट हैज ए रैपिड ऑनसेट, कितना, 30 to 60 सेकेंड, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन भी इसका क्या होता है, शॉर्ट ही होता है। ओके, बिकॉज ऑफ फास्ट ऑनसेट एंड रिकवरी इट्स द मसल रिलैक्सेंट ऑफ द सॉइस इन द रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन। क्या है ये, बिकॉज ऑफ फास्ट ऑनसेट एंड फास्ट रिकवरी it is the muscle relaxant of choice in rapid sequence इंट्यूबेशन, जिसको क्या बोलते हैं अपन, RSI, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन। अगर इमरजेंसी के अंदर आप रैपिडली पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं और वहाँ पे इजीली आपको जो विजुलाइज नहीं हो रहा है पेशेंट का लैरिंग्स ट्रैकिया, तो वहाँ पे इस सुकोल को यूज़ में लिया जाता है। क्योंकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो भी रैपिड होता है और ड्यूरेशन भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। चलिए, ये गैस्ट्रिक प्रेशर को क्या कर सकता है, इंक्रीज करता है, इसलिए पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। ओके, क्या करता है ये, इंक्रीज गैस्ट्रिक प्रेशर, और गैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज होता है पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, कभी कभी हाइपरकैलेमिया कॉज कर सकता है, हाइपरकैलेमिया कॉज कर सकता है। पोस्ट ऑफ मसल पेन कॉज करता है ये, इसलिए जब भी किसी पेशेंट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सुकोल या फिर सक्सिनिल कोलिन यूज में लिया गया है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो पोस्ट ऑफ पेशेंट को पेन हो सकता है। ओके, पोस्ट ऑफ मसल्स पेन, इट कैन कॉज पोस्ट ऑफ मसल्स पेन। ओके, चलिए, अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए पोस्ट ऑफ रिजिडिटी हो, तो उसका कॉज क्या होता है, ड्यूरिंग द सर्जरी अगर पेशेंट में फेंटानिल यूज में लिया जाता है, ओपोइड्स एनाल्जेसिक्स, कौन सा है, फेंटानिल, फेंटा अगर यूज में लिया है ड्यूरिंग द सर्जरी, तो पोस्ट ऑफ पेशेंट में मसल्स रिजिडिटी होती है, वो रिजिडिटी होती है, यहाँ पे मसल्स पेन है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना भी आपको पता होना चाहिए। पोस्ट ऑफ, इसको नोट करके लिख देना है आपको, पोस्ट ऑफ रिजिडिटी, मसल्स रिजिडिटी है, ठीक है, ड्यू टू फेंटानिल, ओपोइड्स एनाल्जेसिक्स कौन सा है, फेंटानिल, ड्यूरिंग द सर्जरी यूज में लिया है पेशेंट को पेन को रिलीव करने के लिए, तो उस फेंटानिल की वजह से पोस्ट ऑप मसल्स रिजिडिटी हो सकती है, जबकि मसल्स पेन किसकी वजह से होगा, सक्सिनिल कोलिन की वजह से। चलिए, ओके, तो ये तो हो गया पैरालाइज वाला फेस। नेक्स्ट यहाँ पे ये सब करके आपने पेशेंट को क्या कर दिया, इंट्यूबेट कर दिया। फोर्थ फेज कौन सी हो गई, इंट्यूबेशन। ये सब करके क्या हो गया, पेशेंट इंट्यूबेट हो गया, इंट्यूबेशन हैज बीन डन, इंट्यूबेशन हैज बीन डन। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, लैरिंगोस्कोप, ये क्या है, लैरिंगोस्कोप, यहाँ पे ईटी ट्यूब,
और इस ईटी ट्यूब के अंदर एक हार्ड टाइप का वायर होता है जिसको बूजी बोलते हैं, जिसको बूजी या फिर स्टीलाइट बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया। इंट्यूबेट करने के बाद में उसका एनेस्थीसिया मेंटेन किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन, या फिर मेंटेन किया जाता है एनेस्थीसिया एक एनेस्थेटिक मशीन होती है उसके थ्रू। ओके, उसके थ्रू नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंट्यूबेट कर दिया कि अब पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालाइज भी हो गया, पेशेंट को कम्प्लीटली सेडेट कर दिया, कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो गया, तो खुद रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, इसलिए पेशेंट को आपको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा। तो वहाँ आपको स्टार्ट करना है क्या, मैकेनिकल वेंटिलेशन। ओके, टू मेंटेन एंड एनेस्थीसिया। ओके, अब उस मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या क्या देना है, O2 भी देनी है, नाइट्रोजन भी देनी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी देनी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी इनहेलेशन एनेस्थीसिया में यूज में ली जाती है। सेवोफ्लूरेन दे सकते हैं, सेवो देंगे, या फिर आइसो देंगे, या फिर डैश देंगे, या फिर डैश फ्लूरेन देंगे। ओके, इसमें से कोई भी आईवी इनहेलेशन, और आप जो रेस्पिरेटरी इनहेलेशन और आईवी दोनों यूज में लेते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में और पूरा का पूरा मेंटेन किया जाता है एनेस्थीसिया एक मशीन होती है उसके थ्रू। चलिए वो इमेज भी देख लेते हैं ताकि चलिए मशीन तो यहाँ पे है ही नहीं, चलिए डाउनलोड करके ये क्या है, एनेस्थीसिया मशीन है। इसके ऊपर ही आप देख रहे हैं कि मॉनिटर लगा हुआ है। इस मॉनिटर के थ्रू पेशेंट की हार्ट रेट, रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, कैप्नोग्राफी वगैरह सब मॉनिटर करेंगे आप। ओके, ये यहाँ पे बेंच लगा हुआ है, इसके थ्रू पेशेंट में इंडक्शन करते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे 2 चैम्बर लगे हुए हैं, यहाँ पे आइसोफ्लूरेन के और सेवोफ्लूरेन के, डेस्फ्लूरेन के, सब 4 चैम्बर लगे होते हैं। इसके ऊपर 2 लगे हुए हैं, एक पर्पल कलर का एंड एक येलो कलर का लगा हुआ है सेवाफ्लूरेन का। ओके, तो इस तरीके से इस मशीन से एनेस्थीसिया को मेंटेन किया जाता है कंटिन्यूसली। इसके बाद में क्या हो गया, मान लीजिए सर्जरी फिनिश हो गई, अब पेशेंट को क्या करना है, एक्सट्यूबेट करना है वापस 6 एंड ऑफ सर्जरी, या फिर पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सट्यूबेशन। और एक्सट्यूबेशन में अपन ने पहले ही बात की थी कि मसल रिलैक्सेंट दिए थे, अब वापस क्या देंगे, रिवर्सल देंगे। ओके, पैरालाइज किया था पहले, अब क्या करना है आपको, अनपैरालाइज करना है। क्या करना है आपको, अनपैरालाइज्ड। अब अनपैरालाइज कैसे करेंगे, रिवर्सल एजेंट्स देंगे आप, रिवर्सल एजेंट्स। और रिवर्सल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, मोस्टली नियोस्टिग्माइन मोस्ट कॉमनली यूज में जाता है, नियोस्टिग्माइन प्लस ग्लाइकोपायरोलेट। चलिए, तो इस क्लास को इस एपिसोड को यहीं पे अपन एंड कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।